जय श्री राम, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में हम लोग जीडीपी के ऊपर बात करने वाले हैं, जिससे हमें पता पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट पर उसका इंपैक्ट कैसे पड़ेगा। उसके अलावा आरबीआई क्या करने वाली है, यह भी हमें ध्यान रखना है। साथ ही साथ यूक्रेन रशिया का अब इंपैक्ट क्या पड़ेगा स्टॉक मार्केट में, और उसके अलावा एफआईआईज डीआईआईज कर क्या रहे हैं, ये सारी चीजों का डिटेल वीडियो हम आपके सामने रख रहे हैं। सो लेट अस बिगिन द वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे जीडीपी के नंबर्स, जो कि काफी डिसअपॉइंटिंग है। क्वार्टर 2 की नंबर्स की मैं बात कर रहा हूं। क्वार्टर 2 में जो 5.4% पर जीडीपी का ग्रोथ दिखाया है, एक्सपेक्टेशन किसी को भी ऐसी नहीं थी कि इतने खराब नंबर्स आएंगे। इनफैक्ट ब्लूमबर्ग, जैसे हमारे यहाँ सीएनबीसी है, ब्लूमबर्ग एक बहुत ही बड़ा चैनल है, बहुत ही बड़ा ग्रुप है, उन्होंने 44 इकोनॉमिस्ट से एक सर्वे करवाया था जीडीपी के ऊपर, और उनमें से एक जने ने भी ऐसा नहीं कहा था कि इतने खराब नंबर्स आएंगे। तो ये एक सैड मोमेंट तो है। सैड मोमेंट तो क्या, ठीक है, थोड़ा सा खराब सिचुएशन तो दिख रहा है। 5.4% पिछले 2 साल से अगर कंपेयर करें तो स्लोएस्ट ग्रोथ मानी जा रही है, विच इज नॉट कंसिडर्ड एज अ गुड पॉइंट। मेरे को एक कंसर्न ये भी है कि ये जो नंबर्स आए वो फ्राइडे को आए, वो भी 3:30 बजे के बाद, मार्केट क्लोज होने के बाद। अब देखिए मार्केट इसको कैसे रिएक्ट करता है। साथ ही साथ गोल्डमैन सैक, जो एक काफी बड़ी फर्म है, उन्होंने ऑलरेडी प्रिडिक्ट किया हुआ था कि इंडिया की ग्रोथ कोई 7.2% 7% पर नहीं जाएगी। उनके हिसाब से तो वैसे भी 6.4% पे ही थी, विच इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ सेटबैक। तो उनके भी एक्सपेक्टेशन से काफी नीचे अभी हमारी ग्रोथ चल रही है। अब ये सबकी हम बात क्यों सुन रहे हैं, हम ये बाकी लोगों का क्यों सुनेंगे? देखो बहुत सिंपल सी बात है। एज एन इन्वेस्टर, और अगर मैं एफआईआई हूं, बड़ा इन्वेस्टर हूं, बाहर का इन्वेस्टर हूं, तो मैं जब तक इन लोगों की रिपोर्ट्स नहीं पढ़ूंगा, मैं किसी कंट्री में इन्वेस्ट करने के लिए 10 बार सोचूंगा। इनकी रिपोर्ट एफआईआईज के लिए बहुत काम की होती है, इनकी रिपोर्ट डीआईआईज के बहुत काम की होती है, इनकी रिपोर्ट वो रिटेल इन्वेस्टर्स जो बाहर बैठे, जो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर इनका एक्सपेक्टेशन है कि कम ग्रोथ होगी, तो ऑटोमेटिकली वो लोग इंडिया में कम पैसा लगाएंगे। उनके पास तो भरपूर ऑफर्स है ना, भरपूर ऑप्शंस हैं। तो इसी बेसिस पे अगर मैं बात करूं ना, तो गोल्डमैन सैक तो 6.4 पे था, उससे भी काफी नीचे आई है। अब हम अपनी आरबीआई के बारे में बात कर लें। आरबीआई का कहना था 7.2% है जो जीडीपी ग्रोथ एक्सपेक्टेड थी, उससे भी काफी नंबर नीचे आया है। तो क्या ये एक और सेटबैक है? यस, बिल्कुल है। क्यों हुई है इतनी खराब ग्रोथ? क्वार्टर 2 में ऐसा क्या हो गया भाई कि ऐसी हालत खराब हो गई? इनफैक्ट मैं तो ये मान रहा हूं क्वार्टर 3 में, अभी तो फेस्टिव सीजन सबके खराब गए, तो क्या क्वार्टर 4 में हालत खराब हो जाएगी? जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं उनका ये कहना है कि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर, मतलब अक्टूबर से मार्च ऑफ द जो चलेगा, लास्ट सेकेंड पार्ट ऑफ द ईयर, उसमें ग्रोथ बहुत बढ़िया होगी और ये सेट ऑफ हो जाएगा। ये इकोनॉमिस्ट एक्सपर्ट्स का कहना है, मैं नहीं कह रहा हूं। मेरे हिसाब से क्वार्टर 3 के नंबर्स बहुत ज्यादा डिपेंड कर जाते हैं फेस्टिव सीजन के ऊपर। ठीक है, कार्स वार्स अच्छी खासी बिकी है, महिंद्रा की कार भी अच्छी चल रही है, जो बट अभी कितनी बिकी है वो पता नहीं, वो B60। बट उसके अलावा अगर टाटा की बात करूं तो टाटा की इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स भी काफी दिख रही हैं आज की तारीख में मार्केट में। तो बट अगर तुम शोरूम से बात करेंगे, कंपनी से बात करेंगे, तो बोलेंगे फेस्टिव सीजन इतना अच्छा नहीं गया। अब लेट्स सी, उनके नंबर्स अगर कुछ अच्छे आए तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। आरबीआई की उम्मीद थी 7.2%, जो कि उससे भी काफी नीचे आया है। क्यों हुई है ये डी ग्रोथ? क्यों कम नंबर्स आए? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इतनी अच्छी से नहीं चली है, माइनिंग पर प्रेशर था, और गैस प्रोडक्शन बराबर नहीं हुआ है। ये 3 इंडस्ट्री है जहां पर प्रॉब्लम देखी गई है। होना वाजिब भी थी, गैस की तो होना वाजिब भी थी। अगर इतना अनरेस्ट चलेगा वर्ल्ड वाइड में, क्रूड के ऊपर प्रॉब्लम है, नेचुरल गैस के ऊपर प्रॉब्लम है, तो इंडिया के गैस प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आनी ही तय है। बट एक बहुत पॉजिटिव बात हुई है, इंडियन एग्रीकल्चर ने इंप्रूवमेंट दिखाया, क्योंकि रेनफॉल अच्छा हुआ है तो ऑटोमेटिकली यहां पर एग्रीकल्चर इनकम बढ़ी है। तो फार्मर्स की जब इनकम बढ़ती है ना, इंडिया इज स्टिल द लैंड ऑफ एग्रीकल्चर। तो अगर फार्मर्स की ग्रोथ हो रही है तो इंडिया की डिमांड बढ़ेगी। गांव गांव की अगर ग्रोथ बढ़ेगी, इंडिया की ग्रोथ होगी, ये लिख लो। तो जो इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं ना कि अगले 6 महीने मुझे बेहतर लग रहे हैं, हमें बेहतर लग रहा है कि इंडिया में वापस ग्रोथ होगी, वो इसी फैक्टर पे अगर वो सोचे जाए तो हाँ, सही लग रहा है। हमें क्या करना है एज एन इन्वेस्टर? मार्केट को कैसे देखें? सो देखो, मार्केट में डिप आएगा ना, तो ये वाले डिप में तो बाइंग करना बनती है। प्लीज डोंट टेक इट एज अ बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन, दिस इज एन एजुकेशन पर्पस। तो अगर डिप आया तो बाइंग इसलिए बन रही है। क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेशन है कि आगे 3-6 महीने और अच्छे जाएंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर भी बेहतर हुआ है।
तो प्लीज डोंट टेक इट एज अ बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन, नंबर 1। सेकेंडली, अगर ये डिप आता है तो ये क्यों है बाइंग अपॉर्चुनिटी, ये भी तो समझना जरूरी है। क्योंकि ऐसा ही डिप आएगा तो इकोनॉमी स्लो डाउन नहीं हो रही है, क्योंकि एग्रीकल्चर बेटर है। अगर एग्रीकल्चर भी खराब होता ना तो इकोनॉमी स्लो डाउन के बहुत ज्यादा चांसेस बन जाते, रिसेशन के चांसेस भी बनते। तो ये सब फैक्टर्स को देखकर समझ में आ रहा है। और अभी आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, इट इज क्वाइट मोटिवेटिंग फॉर अस एज वेल। अब ये तो यहां पर हमने समझ लिया 23,800 जो निफ्टी का लेवल है ना, बहुत क्रिटिकल है, और उसके नीचे अब 23,200, ये दोनों लेवल्स को ध्यान रख के अपने पोजीशंस देख लीजिएगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज वॉर। अरे यार, ये यूक्रेन रशिया का तो क्या करे यार। आप एक बात सोचिए, अभी ईरान इसराइल लड़ रहे थे, अच्छा खासा एक दूसरे को लड़ रहे थे, अटैक पे अटैक कर रहे थे, तब ये दोनों शांत क्यों बैठे थे? और जब वो दोनों शांत बैठे थे तो ये अब क्यों भड़क रहे हैं? क्या ये प्रोपेगेंडा है क्या वर्ल्ड का? मतलब आप 2 मिनट सोचो तो ये क्वेश्चन तो मेरे मन में काफी टाइम से चल रहा है कि यार अगर लड़ना है, वो लड़ रहे हैं तो तुम भी लड़ो साथ में, देखे तो सही साथ में कैसे लड़ाई होती है। ये मैं मजाक मस्ती के पर्पज से बोल रहा हूं, ऐसे एकदम सीरियसली मत लीजिएगा। ये वीडियो आप किसी के भी सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के लिए नहीं है, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। अभी इजराइल ईरान की कोई न्यूज आ रही है क्या? यूक्रेन रशिया की वापस आने लग गई है। रशिया ने बोला यूक्रेन तेरे को, अब तू रुक, तेरे ऊपर मिसाइल गिराऊंगा, अभी रुक। यूक्रेन ने बोला अच्छा ठीक है गिरा, मैं भी गिराऊंगा। अब क्यों लड़ रहे हो? इतने दिन से क्यों शांत थे? अब ये सिचुएशन मेरे को लगता है कि कुछ तो चलता है यार इनके बीच में, जहां पर जब भी कुछ होगा ना मार्केट में शांति दिखती है, वो था ना कि जहां पर आपको ज्यादा खामोशी दिख रही है वो खतरे का संकेत है, वो ऐसे ही लगने लग गया मार्केट में। जहां ये लोग शांति रखते हैं तो ऐसा लगता है अब कुछ होगा। तो अब हमें क्या करना है? एक चीज को ध्यान देना है बस, क्रूड ऑयल। जहां यूक्रेन ने बोला हम रशिया पे अटैक करेंगे, क्रूड ऑयल स्टेबल है, क्रूड ऑयल में कोई बढ़त नहीं हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, लड़ो, मार्केट्स पे कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा। जैसे ही रशिया ने बोला नहीं हम तो अटैक करेंगे यूक्रेन पे, अभी तेरे पर बॉम्ब गिराया, क्रूड ऑयल बढ़ा क्या? अगर नहीं बढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर बढ़ा है ना तो वो खतरे का संकेत है, ये ध्यान रखिएगा। क्रूड ऑयल पे ध्यान रखिएगा। इनफैक्ट गोल्ड और सिल्वर भी ऐसे ही चलते हैं, बट गोल्ड और सिल्वर एग्जैक्टली अभी वैसे नहीं चल रहे हैं, तो उसके ऊपर मैं ज्यादा इंपैक्ट नहीं देख पा रहा हूं वॉर का, तो उसको ध्यान रखिएगा। अब आ जाए हम लोग के नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एफआईआई और डीआईआई की सेलिंग। इनफैक्ट एफआईआई की सेलिंग शुड बी द टॉपिक। अक्टूबर में 1,14,445 करोड़ की एफआईआई ने सेलिंग करी थी, काफी बड़ा अमाउंट था। वहीं से डर पैदा हुआ है, अक्टूबर से डर लगना चालू हुआ है। नवंबर में खत्म हो गया ना नवंबर, तो नवंबर में 45,974 करोड़ की सेलिंग करी है, जो कि अक्टूबर से आधी है, नियर टू आधी है, 55,000 होती है आधी तो, बट फिर भी काफी बड़ा अमाउंट है ये भी, 46,000 अप्रोक्सीमेटली। अब मैं इनका ना मई 2024 से इनका एक बार अपन डेटा देखते हैं। एफआईआई ने 2 लाख करोड़ की सेलिंग करी है, बड़ा अमाउंट है ये, छोटा अमाउंट नहीं है। यही सेल करके ये लोग चाइना में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट चाइना में भी इनको कुछ बहुत अच्छे रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं। उम्मीद यह है कि ये आ जाएंगे ना तो बहुत जबरदस्त इंडियन मार्केट भागेगा, मेरे को भी उम्मीद है। कब की है, कब की तारीख है इनके आने की, कोई नहीं बता सकता। आपको अपने लेवल्स को देख के समझ में आना पड़ेगा और बार बार देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। फिर ये एक दूसरे से लड़ने लग जाते तो फिर एफआईआई फिर बाहर जाते हैं पैसे लेके। तो कोई डेट नहीं बता सकता, कोई डेट बता रहा तो मेरे को भी बता देना। सबसे खतरनाक बात ये, डीआईआई ने 3,40,000 करोड़ की बाइंग करी है ये मई 2024 से। ये हम लोगों ने पैसा इकट्ठा किया है, हम दोनों को पैसा डाल रहे हैं अलग अलग जगह, तो उससे इंपैक्ट तो पड़ेगा। हमारी ताकत आज की तारीख में, पहले डर लगता था एफआईआई ऐसा कर रहे हैं ऐसा ही कर रहे हैं, अब ऐसा लग रहा है डीआईआई का पैसा खत्म नहीं हो जाए बस। डीआईआई का पैसा अगर खत्म हुआ तो दिक्कत आएगी, वरना तो एफआईआई तुम बेचो हम खरीद रहे हैं। सिचुएशन तो यही चल रही है। हमें क्या करना है, सिंपल सा मैंने आपको लेवल्स बता दिए, उन लेवल्स को आप रिस्पेक्ट करिए, उस लेवल के अकॉर्डिंग ही चलो तो ज़्यादा बेहतर है। स्टॉप लॉसेस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्टॉप लॉसेस आप नहीं लगा रहे हो, यू आर प्लेइंग विथ योर पोर्टफोलियो, डोंट प्ले विद इट, ग्रो इट। ग्रो करना बहुत ज़रूरी है। सो आई होप दिस वीडियो यू मस्ट हैव लाइक्ड इट विथ लॉट ऑफ कंटेंट रिगार्डिंग द इकोनॉमिक्स एज जियोपॉलिटिक्स एज वेल। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।